साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद होंगे। और आप सभी अपने मन में एक सपना लिए हुए, मन में सपना होगा एक सरकारी नौकरी का, अपने तन पर एक सजी हुई वर्दी को देखने का। वाकई में ये बड़ा गजब का सपना है और वो दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हम उस दिन को कभी भी नहीं भूलते जिस दिन हमारा ये सपना साकार होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन थोड़ी होता है। उस दिन के पीछे छिपी होती है बहुत 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 सारे दिनों की मेहनत। और उस दिन को, जिस दिन हम असल में वर्दी पहनते हैं, हम शायद बाकी लोगों के लिए पहली बार जी रहे होते हैं, लेकिन अपने सपनों में हमने उसे हज़ारों बार जिया होता है। वो ज़िंदगी जो हमें अपने सिलेक्शन के बाद मिलती है शायद सबके लिए वो सिलेक्शन के बाद वाली ज़िंदगी होती है, लेकिन अपने मन में हमने उसकी हज़ारों बार कल्पनाएँ की होती हैं। और आप सभी बड़े शानदार और बेहतरीन हैं, जो रात के 10 बजे भी उसके लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये क्लास दिन में होती, शायद ये मेरे शब्द ना होते। मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ इन चीज़ों को कि पूरे दिन भर में ना वाक़ई में बड़ी थकान हो जाती है, आपको भी हो जाती होगी। लेकिन मैं तो जब क्लास में खड़ा होता हूँ, तो एक अलग ही ऊर्जा को मैं फ़ील कर रहा होता हूँ। मेरी दिनचर्या तो सुबह 7 बजे से ही शुरू होती है और लगातार 10 बजे तक रहती है, 11 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन मैं बड़ा ऊर्जान्वित महसूस करता हूँ आप सभी के बीच में। पता ही नहीं लगेगा अगला 1 घंटा कब चला गया। और उम्मीद करूँगा आप सभी चूँकि आए हैं, क्लास लाइव ले रहे हैं, तो आप सभी भी मेरी तरह ही उस एनर्जी को फ़ील करते होंगे। ख़ैर बहुत बढ़िया, आप एक बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं, एक ज़बरदस्त शानदार मेहनत आप सभी की चली है। निश्चित तौर पर हम ज़रूर कुछ पाकर ही दम लेंगे। बहुत बढ़िया। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, बताइए एक बार। सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। मेरी तो हर दुआ में, ईश्वर से की गई हर प्रार्थना में आप सभी के सिलेक्शन की बातें ज़रूर होती हैं, आप सभी की सफलता की बातें ज़रूर होती हैं। बाकी आप भी व्यवहारिकता को समझिए और जितनी आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत लगनी है, उतनी मेहनत वो आप करिए, क्योंकि उससे नीचे मेहनत पे ईश्वर भी थोड़ा हाथ बचाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर भी हमारा साथ देखिए कठिनाइयों में दे सकते हैं, हमें मुश्किलों से निकालने में दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लाएंगे और सिलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ पे रख देंगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इतना है कि अगर उन मेहनतों के रास्ते में कुछ मुश्किलें आएंगी, तो उनको कम करने में ईश्वर हमारी मदद करते हैं और मुश्किलों को, मतलब मैं मानता हूँ कि पर्सनली कई बार मुश्किलों को टाल भी देते हैं। यही ईश्वर है और यही उनसे की गई प्रार्थनाओं के बदले हमें मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। शुरू करें। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मात्रक और मापन के बारे में सीख लिया है, समझ लिया है। अभी हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं और हमारा चैप्टर का नाम है मोशन, यानी कि गति। चैप्टर का नाम है मोशन यानी कि गति। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। लेकिन सबसे पहले इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से हम सुन लें और समझ लें। देखिए, गति का मतलब क्या है हमारी और तुम्हारी भाषा में। चलिए, सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, बड़ा अच्छा लगा। तो हमारी और तुम्हारी भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में, गति का मतलब है किसी भी चीज़ का चलना फिरना ही उसकी गति कहलाता है। अब विज्ञान की भाषा क्या कहती है? विज्ञान कहता है जी देखो, अभी मान लो 10 बज के 10 मिनट 10 सेकंड हो रहे हैं, अब 10 बजकर 10 मिनट 15 सेकंड हो रहे हैं, और मैं जहां पहले था वहीं अब हूं। इसका मतलब समय के साथ मेरी स्थिति नहीं बदली, पोजीशन नहीं बदली। अब इसका उल्टा देखिए, अभी मान लो 10 बज के 10 मिनट 40 सेकंड हो रहे हैं और मैं ऐसे ऐसे 5 सेकंड में यहां आ गया, और 10 बज के 10 मिनट 45 सेकंड पे मैं यहां से यहां आ गया। यानी 5 सेकंड पहले जो मेरी स्थिति ये थी, अब वो ये हो गई है। तो समय के साथ अगर मेरी स्थिति बदल रही है या किसी भी वस्तु की स्थिति बदल रही है, तो वह वस्तु गति में है, मोशन में है। तो मोशन की डेफिनेशन होती है कि समय के साथ वस्तु की गति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है? गति। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, ऑब्जेक्ट की
जो पोजीशन में चेंज होता है उसी को हम गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मोशन जो है कितने तरह का हो सकता है, ये बात आप समझिए। देखिए अगर मान लो एक वस्तु या एक रेलगाड़ी है जो पटरी पे चल रही है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक रेलगाड़ी कितनी दिशाओं में चल सकती है, चलिए बताइए। एक रेलगाड़ी पटरी पे चल रही है तो वो कितनी दिशाओं में चल सकती है? 1 2 3 4, बताइए भाई। फिजिक्स से 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। शिवानी बताइए कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं यहां क्वेश्चन कराने लग गया तो क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। मैं तो करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 सेकंड का काम है, लेकिन फिर भी आप करिए। सर जी आप कभी फेल हुए हैं? अरे एक बार काहे को भैया, कम से कम 50 बार फेल हुए हैं यार। देखिए बहुत सारे साथी सोच रहे हैं, आपको ये तो समझ में आता है कि रेलगाड़ी बस ऐसे और ऐसे चल सकती है, और बहुत सारे साथी सोच रहे हैं ये 2 दिशाएं हो गई, एक दिशा ये, एक दिशा ये। लेकिन मैं आपको बता दूं विज्ञान में केवल इसको और इसको एक ही दिशा माना जाएगा। अच्छा देखिए विज्ञान कितनी दिशाएं बनाता है, आप जहां भी बैठे हुए हैं ना, कमरे में चाहे लाइब्रेरी में, चाहे आप टेबल पे बैठे हैं, तो उसके कोने को देखिए, कोने से आपको 3 दिशाएं स्पष्ट निकलती नजर आ जाएंगी। अब अगर मान लो इधर की साइड आप देख रहे हो तो ये पूरी एक दिशा है, ऊपर और नीचे पूरी एक दिशा है, आगे और पीछे एक दिशा है, यानी अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये एक दिशा, 2 दिशा और 3 दिशा। विज्ञान के हिसाब से केवल 3 दिशाएं संभव हैं। तो चलती हुई रेलगाड़ी एक दिशा में चल रही है, तो ये हम कहते हैं एक दिशा में चल रही है। ठीक है, बस इतना समझो। अच्छा मान लो अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, जैसे ये घूम रही है, मान लो एक पत्थर यहां से लेके यहां तक आ गया, हमने एक पत्थर को ऐसे बांध रखा है और हम उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये पत्थर यहां से यहां तक आ गया, तो ये कितने दिशाओं में चला? अगर आप ये कहते हो कि भैया ये इस दिशा में चला, तो मैं कहूंगा विज्ञान के हिसाब से ये कोई दिशा नहीं है। विज्ञान कहेगा अगर यहां से यहां तक जाना है ना, तो या तो आप ऐसे जाओ, या फिर आप पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता चुनिए, चाहे तो ये या फिर ये होंगी 2 ही दिशा, इधर भी 2 दिशा और इधर भी 2 दिशा। तो ये गति द्विविमीय गति का उदाहरण है, ये 2 दिशाओं में गति का उदाहरण है, 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। एक और भी गति होती है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कोई इस बात से परेशान नहीं होना कि भैया अगर उससे सवाल आ गया जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मुझे पकड़ लेना, मेरा घर आप जानते होंगे। तो गति जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक विमीय गति और द्विविमीय गति। एक विमीय गति का मतलब होता है एक ही दिशा में गति, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, एक दिशा में गति, यानी कि मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा रेलगाड़ी की गति, ठीक, मोशन ऑफ द ट्रेन। द्विविमीय गति क्या होती है? 2 दिशाओं में गति, दो दिशाओं में गति, यानी कि मोशन इन 2 डायरेक्शन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2 दिशा में गति का? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे जैसे वृत्तीय गति, या मान लो गोल गति कह लो, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूं गोल गति, ठीक, गोल गति यानी कि राउंड मोशन। ये मैंने बिल्कुल देहाती भाषा में कहती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें पढ़नी है एक विमीय गति और फिर पढ़ेंगे हम द्विविमीय गति। अभी इतना समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करिए भैया, एक बार अभी पहले इसको कवर करेंगे और फिर हम लोग इसको कवर करेंगे। एक बार थम्स अप कर दो तो फिर मैं आपको पहले इसमें लेकर चलता हूं एक विमीय गति में। तो हेडिंग डाल लेंगे आप सभी एक विमीय गति, थम्स अप करिए। एक विमीय गति यानी कि 1D मोशन, इंग्लिश में इसको 1D मोशन यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, एक विमीय गति। चलें जी, आपके थम्स अप अनुसार चलते हैं आगे। देखिए एक विमीय गति में जो सबसे पहली राशि आती है, अब हम राशियों का अध्ययन शुरू करेंगे। देखिए हमने एक प्रॉमिस किया कि पूरी भौतिक विज्ञान क्या है, पूरी भौतिक विज्ञान राशियों का अध्ययन है। पूरी फिजिक्स में आपको क्वांटिटीज पढ़नी है,
मात्रक और मापन चैप्टर आधार हैं पूरी भौतिक विज्ञान का। जो आपका तीसरा चैप्टर है गति, यहां से राशियां शुरू हो जाती हैं और पहली क्वांटिटी, पहली राशि पढ़ रहे हैं आप, लंबाई यानी कि लेंथ। सुनिए, देखिए तीन चीजें होती हैं, लंबाई, विस्थापन, दूरी, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। दैनिक जीवन में हम किसी भी चीज को दूरी बोल देते हैं, किसी भी चीज को लंबाई, विस्थापन का तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। समझिए दोनों सारी चीजों में फर्क क्या है, सब अलग अलग है। मैं एक हमेशा एग्जाम्पल लेता हूं और ये इसलिए भी लेता हूं, एक तो इससे आसान समझ में आ जाता है और दूसरा ये हमें पुराने दिनों की याद दिला देता है, मजा आ जाता है। सुनिए क्या, आप याद करिए दिन जब आप स्कूल में थे और ये स्कूल का मान लीजिए क्लासरूम था और ये ऑफिस था और सर आपको भेजा करते थे कि भाई जाइयो जरा चौक खत्म हो गए, चौक लिया ऑफिस से या डस्टर लिया ऑफिस से। तो अगर आप बहुत सीधे साधे हैं, होते हैं भाई सीधे साधे लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आगे चल के पढ़ने लिखने वाले बनते हैं या जो शैतान लोग हैं वही आगे चल के पढ़ने लिखने वाले बनते हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, बट क्लास में सीधे साधे लोग भी होते हैं और थोड़े से शैतान लोग भी होते हैं। तो मान लीजिए जो बड़े सीधे साधे से बच्चे होते हैं, ये क्या करेंगे कि बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, क्लासरूम से निकले और बिल्कुल सीधे ऑफिस पहुंचे और वापस क्लासरूम पे आ गए। लेकिन जो थोड़े से नटखट बच्चे होते हैं शैतान टाइप के, उन्हें तो मौका मिल गया, अगर मास्टर जी उन्हें चौक लेने भेज दें तो वो थोड़ा मौज मस्ती मारते हुए जाएंगे, इधर उधर की क्लासों में झांकते जाएंगे। कोई उनका दोस्त दूसरी क्लास में होगा तो जाली से उसे झांकेंगे। मोस्टली सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है, शायद प्राइवेट स्कूलों में रवैया और हो, भैया हम तो 1 से 12 तक सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं तो वहाँ तो यही स्थिति होती है, जंगले अंगले में से झांकते हुए चले गए। तो मान लीजिए अगर कोई शरारती बच्चा हो थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, वो हल्का फुल्का सा ऐसे ऐसे घूम घाम के जाएगा। और कोई कलाकार हुआ, वो तो भैया और लंबा पूरा ग्राउंड का चक्कर भर लगा के आएगा जब तक मास्टर जी बेचारे घंटा पूरा ना हो जाए। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि देखिए, ए से लेकर बी तक जाने के हमने 3 रास्ते देखे। अच्छा 3 क्या, रास्ते तो 30 हो सकते हैं भाई, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, लेकिन चलिए इन्हीं से समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए इन तीनों रास्तों में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सबसे छोटा रास्ता किसने तय किया? मेरा सवाल दोबारा सुनिए, इन तीनों रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता या सबसे छोटी लंबाई किसने तय की? ये सब लंबाइयां हैं, इनमें सबसे छोटी लंबाई किसने तय की? सबसे मिनिमम लेंथ किसने कवर की? ये मेरा आपसे प्रश्न है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एकदम बेहतरीन उत्तर है, एकदम शानदार उत्तर है। सेकंड वाले ने सबसे छोटी लंबाई तय की। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी लंबाई होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखेगा कि दो बिंदु हैं, सबसे छोटा कैसे जाया जा सकता है, वही विस्थापन है। उसके अलावा आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो तो वो लंबाई सब दूरी कहलाती हैं, डिस्टेंस कहलाती हैं। तो देखिए ये सारी की सारी लंबाइयां हैं, इनमें से कोई एक विस्थापन होगी और बाकी सब दूरियां होंगी। तो विस्थापन वो है जो शॉर्टेस्ट है, और ये एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक से ज्यादा का मतलब अगर आप ऐसे कह रहे हो तो इसका मतलब आपने रास्ता भटके हो। रास्ता नहीं भटकना है, बिल्कुल सीधा चलना है। तो ये क्या है आपकी, ये है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और ये सब क्या है, दूरियां हैं। दो बिंदुओं के बीच की विस्थापन को छोड़कर कोई भी लंबाई दूरी कहलाएगी, एक एक शब्द पे ध्यान देना। और दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी लंबाई, सबसे न्यूनतम लंबाई, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहलाती है। यही परिभाषा मैंने लिखी है कि भाई देखो, लंबाई विस्थापन तब कहेंगे जब यह न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, और विस्थापन के अलावा एक को छोड़ दो, बाकी सभी रास्ते की लंबाइयां क्या कहलाती हैं, दूरी कहलाती हैं, डिस्टेंस कहलाती हैं। करिए फटाफट से एक बार थम्स अप, हाँ जी क्लियर है। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सदिश है और कौन अदिश है, बताइए इनमें से कौन सदिश है और कौन अदिश है? सदिश सदिश हमने नहीं पढ़े ना, एक बार बताना। सर आप पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकते हैं क्या? हम तो थक जाते हैं। सल्यूट है आपको दिल से, थैंक यू थैंक यू। बाकी देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं थकता नहीं हूँ, मतलब मेरी शेड्यूल तुम सुनोगे तो थोड़े से अचंभे में रह जाओगे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर 7 से 8, 8 से 9 क्लास है, 9 से 10 ड्राइविंग है, फिर
10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 ऑफिस पहुंचने के बाद में फिर पूरे दिन काम है, ऐसा नहीं है, वहाँ भी पूरा मेंटल प्रेशर है, मेंटल काम है। सब डिविजनल ऑफिसर की मेरी पोस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि काम से जी चुरा सकते हैं। हमारे नीचे काम करते हैं लोग, तो वो तो जी चुरा ही जाएंगे और काम होगा ही नहीं अगर हम जी चुराएंगे। तो बड़ा दिमागी काम है, मतलब जिम्मेदारी है कुल मिलाकर। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे वहाँ से निकलना, फिर यहाँ 7 साढ़े 7 तक आ जाना। 8 बजे से फिर क्लास है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और आज तो 11 से एक एनालिसिस भी है। लेकिन मतलब मैं समझता हूँ कि थकान सब बाहर होती है। जिस काम को तुम दिल से करना चाहो ना, उसमें कभी थकान नहीं होती है। और ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों ही काम मेरे दिल के हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी और ये भी। टीचिंग हमेशा से मेरा एक पैशन था, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी मुझे उसी फील्ड में मिली जिस फील्ड में मैंने बीटेक किया, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशंस की थी। तो आप भी कभी देखना, आप इस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे यूपीएसआई की, एसएससी जीडी की, अगर वाकई में आप दिल से इस नौकरी को करना चाहते हैं, तो इस नौकरी से आप कभी परेशान नहीं होंगे। आप तरह तरह की बातें सुनते होंगे लोगों के मुंह से कि यूपीएसआई में तो बहुत प्रेशर है, या एसएससी जीडी में तो यहाँ नौकरी करनी है, वहाँ नौकरी करनी है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सच में तहे दिल से इस नौकरी को करना चाहते हो ना, तो कुछ भी हो, आपको सब चीज़ अच्छी लगेंगी, हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट आएगा, हर चीज़ आपको इंजॉय करेगी। चलिए, हाँ जी बताइए। अच्छा, अभी नहीं पढ़े ना हमने, ठीक है। तो पहले एक बार आप सदिश और अदिश को समझो, तब आपको समझ में आएगा। मैं लिखवा देता हूं, है ना, इस स्लाइड को छोड़ के अगली स्लाइड पे लिखवा देता हूं सदिश और अदिश। देखिए, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको। दो तरह की राशियां होती हैं, एक सदिश राशियां होती हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और ये हैं अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, सदिश और अदिश राशियों में, किसी भी राशि में दो चीज होती हैं। कौन सी दो चीज होती हैं? एक तो होता है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड, और एक होता है डायरेक्शन, दिशा। हाँ, मात्रक भी होता है, मैं यहां मात्रक की बात नहीं कर रहा हूं। तो किसी भी राशि में दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक राशि उठाता हूं, बल, यानी कि फोर्स। मान लो यहां एक चेयर रखी है, मैंने हरीश भाई से कहा, हरीश भाई यार इस पर 50 न्यूटन का बल लगा दो। हरीश भाई ने लिया चेयर को, आगे धक्का दे दिया 50 न्यूटन से। मैं कहूंगा यार हरीश भाई इधर नहीं लगाना था, इधर लगाना था, मुझे तो वहां बैठना है। हरीश भैया कहेंगे मास्टर जी मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हें दिशा बतानी चाहिए थी। देखो, बल का आप कोई भी एप्लीकेशन सोचो, मतलब कोई भी इस्तेमाल सोचो, बगैर दिशा के वो सही रिजल्ट नहीं देगा। कोई गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी ड्राइवर चलाना चाहता है आगे और गियर लगा दे पीछे, पीछे लगाने का मतलब इंजन पीछे पावर लगाएगा, तो गाड़ी कैसे आगे जाएगी? अब ड्राइवर कहे अरे गाड़ी कहाँ जा रही हो, तो गाड़ी कहेंगी जिधर तुमने दिशा बताई है। तो उतना ही बल अगर आप चाहते हो कि आगे लगे बट लगा रहे हो पीछे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब बल का कोई भी इस्तेमाल आप समझिए, फोर्स का आप कोई भी इस्तेमाल समझिए, हर जगह आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। वो राइटिंग थोड़ा सा जल्दी में लिखने में ऐसा हुआ है, अभी सब ठीक हो जाएगा, आगे से उसको कर दूंगा मैं। तो ये बात बताइए आप कि हाँ ठीक है भैया, आप सही कह रहे हो कि देखो अगर सच में आप बल का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, तो बल में आपको दिशा बतानी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, एक्स का मतलब एग्जाम्पल है, और मैंने कहा मान लो मैं किसी फोर्स की बात कर रहा हूं, तो फोर्स इतना बताना काफी नहीं है कि 50 न्यूटन, आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। देखिए, मात्रक तो जरूरी है ही, और ये इसको बोलते हैं परिमाण, परिमाण भी जरूरी है, लेकिन दिशा भी जरूरी है। तो देखो, ये तो आंख बंद करके टिक कर देना कि भाई ये तो हर राशि में चाहिए ही चाहिए, लेकिन सदिश राशियों में ये भी चाहिए। अब तुम सोचोगे यार ऐसी कौन सी राशि है जिसमें ये नहीं चाहिए? एक एग्जाम्पल लीजिए, तापमान, टेम्परेचर। अब तुम गए डॉक्टर साहब के पास अपना मान लो बुखार नपवाने, चलो खैर तुम्हें बुखार ना आए, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, डॉक्टर साहब किसी चीज़ का टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया तुम्हें तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। अब भैया वो आदमी हरीश भैया से दो बात सुन के गया था कि तुमने दिशा नहीं बताई, तो उसको लगा हर चीज़ में दिशा की जरूरत है। उसने पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताओ कौन सी दिशा में? अब डॉक्टर साहब कहेंगे हैं कौन सी दिशा में,
यार ऐसा थोड़ी है कि बुखार पूर्व दिशा में अलग होगा, पश्चिम दिशा में अलग होगा। तो मेरे हिसाब से टेम्परेचर यानी कि तापमान को बताने के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है, आपका केवल परिमाण से काम चल जाएगा। देखो मात्रक की मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि हर राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए। मात्रक भी चलो ले लो, मात्रक तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन बात है दिशा की, कुछ राशियों में दिशा चाहिए और कुछ राशियों में दिशा नहीं चाहिए। तो जिनमें दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। जिनमें दिशा नहीं चाहिए वो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियां कहलाती हैं। बड़ी आसान सी बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अच्छा तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग एक पेज पे लिख लोगे राशियां, रटने बैठ जाओगे, ये सदिश होती है, यदिश होती है, यदिश होती है, सदिश होती है, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, हैं यही करते हो। ऐसे नहीं करना है, हमेशा भूल जाओगे। सदिश सदिश राशियों के मैं कई सारे तरीके बताऊंगा आपको, मजा ही आ जाएगा। देखना, मैं कहता हूं इस क्लास के बाद आपको सदिश अदिश राशियां रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस है। चलो पिंकी प्रॉमिस का मतलब पक्का वाला प्रॉमिस हो गया, कभी रटनी नहीं पड़ेगी। ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे आप ये बता सकते हो कि विस्थापन और दूरी में से कौन सदिश है और कौन अदिश है, कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। भैया एक बात बताओ, ये है विस्थापन। मैं पूछता हूं क्या विस्थापन वाले ने दिशा का ख्याल रखा? भैया बिल्कुल रखा। उसने सीधी नजर अपनी ऑफिस पे गड़ाई और सीधा सीधा चला, क्योंकि अगर वो जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा चलता, दिशा का ख्याल नहीं रखता, तो वो अदिश हो जाता, स्केलर हो जाता। चूंकि उसने दिशा का ख्याल रखा, इसीलिए तो सबसे कम लंबाई तय की, सबसे मिनिमम लेंथ तय की। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि है। और साथ के साथ इतना और याद रखो, देखिए सदिश राशि में क्या होगा कि आगे चलने को, अब चूंकि भाई दिशा का ख्याल रखना है, तो कभी भी अगर मान लो कोई आपसे कहता है आगे चलने को प्लस ले रहे हैं, तो पीछे चलने को, भाई चूंकि आप उसमें दिशा का ख्याल रख रहे हो, तो पीछे चलने को माइनस लेना पड़ेगा। मतलब देखो सिर्फ फर्क कितना है विस्थापन में और दूरी में, समझिए मेरी बात को। जैसे मैं कहता हूं कि भैया 10 मीटर चलना है, तो ये मैं आपको केवल दूरी बता रहा हूं, डिस्टेंस बता रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, पूर्व दिशा में चलना है, तो इसका मतलब मैं आपको विस्थापन बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। मतलब विस्थापन कहता है भैया दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए उस चीज में, और जिस बात में दिशा की जानकारी नहीं है वो दूरी है, डिस्टेंस है। बात तो वही है दोनों, चलेगा तो आदमी 10 ही मीटर, लेकिन इसमें अपनी मर्जी से कहीं भी 10 मीटर चला जाएगा, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। लेकिन यहां बाउंड हो गया, फिक्स हो गया कि ईस्ट में चलेगा, है ना। तो विस्थापन में आगे चलने को प्लस, पीछे चलने को माइनस लोगे। और अगर एक वस्तु जहां से चली वही लौट के आ गई, जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहां से चली बी तक और बी से फिर लौट के आ गई ए तक, तो इस प्रक्रिया में विस्थापन क्या हो जाएगा? भाई विस्थापन जो होगा, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो ये 5 मीटर है और आगे चलने को तुम +5 ले रहे हो और पीछे चलने को -5, तो जहां लौट के आगे 0 हो जाएगा। तो जहां से चले अगर वहीं आ गए तो विस्थापन हमेशा शून्य होगा। किसी भी गोल घूमती हुई चीज का विस्थापन हमेशा शून्य होता है एक चक्कर में, क्योंकि वो जहां से चलती है वहीं आ जाती है। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। दूरी तो यार एक अदिश राशि है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है। भाई उसको तो आगे चलो तो भी प्लस, पीछे चलो तो भी प्लस, इधर चलो तो भी प्लस, इधर चलो तो भी प्लस, उसे कोई मतलब नहीं है दिशा से। पूरा घूम के आओगे तो दूरी 0 नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीनों पॉइंट आपको विस्थापन और दूरी के एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ तो कृपया थम्स अप करें, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो दो राशियां अभी हमने पहले पढ़ ली हैं। लंबाई के दो रूप हमने पढ़े हैं, एक विस्थापन पढ़ा है, एक दूरी पढ़ा है, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और एक डिस्टेंस पढ़ा है। अब देखिए, अगर मान लो किसी व्यक्ति का मन ये हो
बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, एकदम मतलब राज जैसे खुल जाएंगे आपके सामने। अगर मान लो किसी व्यक्ति का मन ये हो कि वो ये देखना चाहता है कि जो वस्तु चल रही है वो मान लो 1 सेकंड में कितना दूरी चली या विस्थापन चली, डिस्टेंस चली या डिस्प्लेसमेंट चली। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब आप समझ गए होंगे। अगर दिशा के साथ है तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, अगर विदाउट दिशा है, बगैर दिशा के है, तो दूरी डिस्टेंस हो जाएगी। अब एक वस्तु चल रही है और व्यक्ति ये देखना चाहता है कि ये 1 सेकंड में कितनी चली। अब चाहे वो दूरी चल रही है या विस्थापन चल रही है। तो देखिए, अब या तो मैं ये कहता फिरूं कि ये अगर मान लो कोई वस्तु 1 सेकंड में मान लो 10 मीटर की दूरी चली, तो एक तो मेरे पास तरीका है, मैं उसको बताऊंगा भैया ये वस्तु ना 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चली है भैया जी। या मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और मैं कहूंगा 10 मीटर पर सेकंड। बस इस बात से अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज बता रही है कि 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि अगर मैं दूरी को ऊपर रख दूं और समय को नीचे रख दूं, डिस्टेंस को ऊपर रख दूं और टाइम को नीचे रख दूं, तो ये अपने आप में एक पूरी जानकारी बन जाती है। और इसी की चीज को हम कह देते हैं चाल यानी कि स्पीड। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, बस ये समझने के लिए है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नई राशियां क्यों बनती हैं। ये एक नई राशि बन गई चाल, ये एक अलग क्वांटिटी बन गई। तो नई राशियां बड़ी बात को छोटा करने के लिए बनती हैं, कि ये बताने की बजाय कि भैया 1 सेकंड में कोई वस्तु 10 मीटर चल रही है, मैं सिर्फ कह दूं 10 मीटर पर सेकंड, चाल 10 मीटर पर सेकंड, कितनी छोटी बात हो गई। हिंदी में आप हमेशा देखिए, किसी भी भाषा की कोशिश होती है कि वो चीज़ों को कंप्रेस करें, छोटा बनाएं। जैसे इंग्लिश और हिंदी में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, बार बार राकेश राकेश लिखने की बजाय हम वह कह देते हैं। तो जब हम छोटा करते हैं चीज़ों को तो नई क्वांटिटीज जनरेट होती हैं। तो याद रखना कि जब भी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम समय के साथ देखते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूं, जब भी हम किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई डिस्टेंस को समय के साथ देखते हैं, टाइम के साथ देखते हैं, तो इन दोनों के मेल से बनी राशि को हम एक नया नाम दे देते हैं और ये नया नाम हो गया चाल। क्या नाम हो गया? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब देखिए बात आती है कि इसका, ये एक चीज हमने याद कर ली, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसकी परिभाषा, भाई रटने वाले मत बनो, समझो। एक चीज समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो शुरू के 2 चैप्टरों में तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली है तो अब चीजें आसान हो रही हैं। अभी और थोड़ी सी मेहनत सीखने में कर लोगे ना, रटने की बजाय, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो सब कुछ रटना ही पड़ेगा और रटना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए परिभाषाएं कैसे बनाइए, ऐसे बनाइए। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे समय का भाग लगा दूरी में, तो आप परिभाषा लिखोगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। एक दूसरी परिभाषा बन सकती है, बड़े ध्यान से सुनना, यह परिभाषा बहुत काम आएगी आपके। अगर किसी राशि में समय का भाग लगा है, अगर किसी क्वांटिटी में टाइम का डिवाइड लगा है, तो आप ये कह सकते हो, जिस राशि के साथ समय का डिवाइड लगा है, आप कहोगे दूरी की दर को चाल कहते हैं। रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। दूरी की दर को, समय का भाग मतलब दर शब्द का इस्तेमाल कर दो, दूरी की दर को चाल कहते हैं। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस
इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है भैया, ये बात सभी को समझ आती है। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस और किया था कि हम इसका मात्रक रटेंगे नहीं, तो परिभाषा हमने बनानी सीख ली। दूसरा, हम इसका मात्रक नहीं रटेंगे, मात्रक बनाना सीखेंगे। तो मात्रक देखिए, इसका यूनिट देखिए इसकी। देखो, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को एम से दिखाते हैं, और सेकंड का मात्रक होता है एस। तो इसको बोलोगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगा? सेकंड को ऊपर ले जाएगा। तो अभी इसकी जो घात है ना वो एक है, और किसकी है? प्लस की। ऊपर ले जाओगे तो माइनस की एक हो जाएगी। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की एक हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई घात नहीं नजर आ रही है आपको किसी चीज की, तो वो प्लस की 1 होती है बस। और नीचे ऊपर करते हो तो चिन्ह बदल जाते हैं। अभी इसकी घात आपको नहीं नजर आ रही है तो लिखते नहीं है उसको ऐसे +1, लेकिन है प्लस की 1। ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की 1। माइनस का हमें लिखना पड़ता है। तो ये इसका मात्रक हो गया। कैसी राशि है? तो देखिए, दूरी एक अदिश राशि है, इससे मिलकर 4 बन रही है, तो ये भी एक अदिश राशि हुई। बस खत्म हो गया। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई। करिए जी एक बार हम सब। हाँ, क्लियर है। इसका आप कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, बना लीजिए भाई। S बराबर T/T लिख दो। ये लो, S फॉर क्या हो गया? स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो राशि का सूत्र, परिभाषा, मात्रक, अदिश है या सदिश, और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये 5 चीज तो बेसिकली हमें हर चीज के बारे में पढ़नी है। एक बार फटाफट से हम सब करें। हाँ जी, क्लियर। अब जैसे ही हमने दूरी का समय से भाग किया, तो विस्थापन दौड़ता दौड़ता आया। अजी मेरा भी तो नंबर लगाओ। तो देखो, दूरी और विस्थापन में आप समझ गए होंगे कोई अंतर नहीं है। अगर आप दिशा के साथ बोल रहे हैं तो दैट इज द विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप विस्थापन में समय का भाग लगाओगे डिस्प्लेसमेंट में, अगर टाइम का डिवाइड लगाओगे, तो देखो ऐसा तो नहीं है कि ये चाल ही बनेगी, क्योंकि चाल बनेगी तो फिर ये नहीं पता लगेगा ना कि दिशा है या नहीं है। तो इसके लिए एक अलग से राशि बना दी, उसका नाम रख दिया वेग, यानी कि वेलोसिटी। तो वेग को हम v से दिखा देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम d से कह लो, कोई बात नहीं है। आप कहोगे जी डिस्टेंस को भी d से ही दिखा रहे हो, ऐसा फिक्स नहीं है। देखिए, पूरी फिजिक्स में ना कुछ राशियों के तो मात्रक फिक्स हैं, वो सॉरी सिंबल फिक्स हैं, प्रतीक फिक्स हैं कि इसको इसी से दिखाएंगे। कुछ के फिक्स नहीं है, आप चाहे जो मान लो। तो चाहे इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे परिभाषाएं बना के दिखाइए जरा। परिभाषाएं मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और सुन लो मेरी बात को, समझ में भी आ जाएगा। 2 परिभाषाएं बनेंगी। पहली परिभाषा कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। दूसरी परिभाषा, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। देखो भाई, अगर आप मुझसे ये कहो कि भैया तुम ही लिख दो, तुम ही लिख दो, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन सिर्फ टाइम वेस्ट वाली बात है। भाई आप खुद से तो एक बार उस चीज को लिख के देखो। अगर आप डर रहे हो ना लिखने में, तो इसका मतलब फिर आप सुन नहीं रहे हो चीजों को ध्यान से। बाकी देखो, बच्चों ने मेरे कहने से पहले ही सभी आप सब भाई बहनों ने उत्तर लिख दिया, तो एक बार फिर ध्यान से समझना। और इसकी परिभाषाएं मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको खुद से लिखनी है। अच्छा, इसका मात्रक वैसे तो आपको निकालना चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। परिभाषा होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ परिभाषा लिखना इतनी जगह छोड़ रहा हूँ 2 परिभाषाओं के लिए। मात्रक देखो, यूनिट देखो भाई। विस्थापन भी लंबाई का ही एक रूप है, और लंबाई का मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन और दूरी दोनों के मात्रक क्या होते हैं? मीटर। और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का और वेग का मात्रक एक जैसा होता है, लेकिन ये एक सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि होगी। चाल कैसी राशि थी? अदिश राशि थी, क्योंकि दूरी से बन रही थी, और दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है ना? करोगे? पीडीएफ से ही याद करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, कोई नोट्स नहीं बनाने। देखिए, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि केवल बस कंटेंट उठाया पढ़ लिया, नहीं, बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। उनमें से एक गुण ये भी है कि आप ज़्यादा नंबर वाले विषय को ज़्यादा वेटेज दें,
कम नंबर वाले विषय को कम वेटेज दें। ऐसा नहीं है कि कम नंबर वाले विषय को छोड़ देना है, एक एक नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कम नंबर वाले विषय को कम वेटेज दें। कम वेटेज का मतलब समय में कम वेटेज। भाई इसके नोट्स मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट तो हम पूरा ही पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, कंटेंट तो पूरा पढ़ना है, लेकिन समय किस एंगल से कम देना है आपको, नोट्स बनाने के एंगल से। तो नोट्स बिल्कुल मत बनाइए, इसको पीडीएफ से ही याद कर लीजिए। अगर यही साइंस आप ग्रुप डी में मुझसे पढ़ रहे होते या कभी आप में से किसी ने पढ़ी हो, तो वहाँ मैंने खुद फोर्सफुली कहा है, जब बच्चे कहते हैं जी नोट्स बनाओ, मैं कहता हूँ नहीं, ओ सॉरी, बच्चे कहते हैं जी पीडीएफ से पढ़ लो, मैं कहता हूँ जी नहीं, आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स के 8-9 क्वेश्चन आते हैं। एडब्ल्यू और टीपीओ में 18 क्वेश्चन आए फिजिक्स के, 25 नंबर की साइंस थी। तो मैंने खुद कहा कि नोट्स बनाइए। तो जहाँ जरूरत होगी मैं वो आपको बता दूंगा, बट जहाँ जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रणनीति का हिस्सा नहीं रह जाएगा। चलिए जी आगे चलें। तो ये 2 राशियां हमारी और कवर हो गई। अभी तक हमने देखा जाए तो 4 राशियां पढ़ी हैं, एक विस्थापन, एक दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और उन्हीं में समय का भाग लगाने से चाल और वेग बनता है। साथ ही हमने सदिश सदिश राशियों की परिभाषा पढ़ी और हमने ये वादा किया कि हर एक राशि को जानते चलेंगे और उसका सदिश है वो अदिश है, ये साथ के साथ ही पता लगाते हुए चलेंगे। बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, एक चाल का एक प्रकार आता है। क्या प्रकार है? औसत चाल। चाल का एक रूप होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब ये क्या होता है समझिए। देखिए, मान के चलिए आप एक दूरी तय कर रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। अगर चाल पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा दूरी तय कर रहे हैं, स्पीड पढ़ोगे तो मैं कहूंगा डिस्टेंस तय कर रहे हैं, और वेग पढ़ोगे तो मैं कहूंगा विस्थापन तय कर रहे हैं। मेरे इन शब्दों में कभी मिक्सिंग नहीं हो सकती, आप ध्यान से सुनना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूरी तय कर रहे हैं, और मान लो दूरी है यहां से लेकर यहां तक। मान लो तुम कहीं बाइक पर गए, मार्केट गए, और मार्केट जो है मान लो वो 10 किलोमीटर दूर है। तो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर सुनोगे नहीं और जितना तुम्हें पहले आता है उसी से रिलेट करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाओगे। एक एक शब्द को सुनो, एक चीज़ नहीं बचेगी। तुम्हारे दोस्त ने कहा कि भाई तू कहाँ से आया है? तुमने कहा मैं बाजार गया था। तो उसने कहा अच्छा एक सवाल का जवाब दे कि जब तू घर से बाजार तक पहुंचा तो पूरे रास्ते भर तेरी मोटरसाइकिल की चाल कितनी थी? तुम सोचोगे यार इस बात का उत्तर कैसे दूं? तो तुम कहोगे कि यार देख भाई, यहां से लेके घर से और उस गांव तक खाली रास्ता था, तो मेरी चाल जो थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन यहां से यहां तक थोड़ा सा बिजी रास्ता था, मेला लगा हुआ था, तो मैंने चाल अपनी थोड़ी कम कर ली, 10 कर ली। उसके बाद थोड़ा सा हाईवे आया, अच्छी सड़क आई, तो मैंने बढ़ा के 60 तक कर दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर से वही बिजी रूट, तो मैं 30 पर लेकर गया। लेकिन तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? यार ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली चलना। लेकिन तुम्हारा दोस्त कह रहा है सुन भाई सुन, मुझे 10 उत्तर मत दे, ये मुझे एक उत्तर दे दे बस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके पास बातें हों 4 बताने को, लेकिन सामने वाला सिर्फ एक सुनना चाहता है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? इसमें हिंट दे रहा हूं, थोड़ा गणित का हेल्प लेना और उन चैप्टरों पे जाना जहां पर आप ये पढ़ते थे कि किसी नगर की जनसंख्या की गणना की गई है और उसमें 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, एक घर में 2 हैं, एक घर में 10 हैं, एक घर में 15 हैं, तो औसत बच्चे कितने हैं? मेरे हिसाब से अगर आप समझ पाए हों तो औसत क्या है? औसत 100 बातों की एक बात है, यही तो औसत है, यही तो एवरेज है। एवरेज का मतलब है कि 100 बातें जहां है ना इधर उधर की, उन सब बातों की एक बात बनाओ। तो कैसे करते हो आप? पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ के सबसे भाग दे देते हो। खैर यहाँ पर वो मेथड लगता भी है, नहीं भी लगता है, वो मैं बता दूंगा कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर आप जरूरत समझ गए होंगे कि आपको क्यों औसत चाल बतानी है, क्यों आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर आपसे 100 बातों की एक बात पूछी जाए। और देखो, चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। औसत चाल का हो जाएगा बस कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, इसमें 2 वैरायटी के सवाल बनते हैं। कौन से? ये आप मैथ्स में भी पढ़ते हो। इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल ये बनेगा कि एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक गया और ए से बी तक जाते समय उसकी चाल मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और बी से लेकर ए तक जब वापस आया तो उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी।
तो व्यक्ति की औसत चाल कितनी रही, एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो इसमें बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, वो मैथ्स के हिसाब से औसत निकालने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि औसत का सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या, दोनों को जोड़ देता हूं और कितने हैं, दो, दो से भाग कर दूंगा, 25 का आधा 50 आ जाएगा। लेकिन देखिए, मैंने औसत का ऐसा तो सूत्र नहीं सीखा, हमने हमने सीखा है पदों का योग, सॉरी, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी मैं उस ट्रिक पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं मेथड के हिसाब से चल रहा हूं, है ना। ट्रिक पर भी चलेंगे, अभी मेथड के हिसाब से। तो कुल औसत चाल का सूत्र भाई हमारा तो है कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी तो नहीं दी उसने कितनी है, ऐसे सवालों में देता भी नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं कि चलो इस दूरी को x मान लो कि भाई दूरी x है, तो जाने की भी x है, आने की भी x है। अब गति हमारी दो पार्ट में हुई है, एक a से b और एक b से a, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, जाने की दूरी x और आने की दूरी भी x, और समय कितना लग जाएगा। तो देखो, अगर चाल बराबर दूरी बटे समय है तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय यहां पहुंच जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाने का समय निकालूं तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और यहां का समय निकालूं तो ये आने की दूरी x है और चाल कितनी है 30। तो कुल समय का मतलब क्या है कि भाई जाने का समय और आने का समय दोनों को जोड़ दो, ये जाने का समय, ये आने का समय, तो ये हो गया x बटे 20 और ये हो गया x बटे 30। अगर आप सभी ने इसको सॉल्व करना सीखा हो तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी सीखा हो तो यहां सीख लो कि x बटे 20 प्लस x बटे 30 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, और 20 से 3 बार, 3 की गुणा यहाँ कर दोगे 3x, 30 में 2 की गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 2x, तो 3 और 2 5x, 5x बटे 60, और 5 से 12 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बटे 12। x और x हो जाएंगे 2x और ये हो जाएगा x बटे 12, x से x कट जाएगा और इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी और 12 दूनी आ जाएगा 24। उत्तर आ जाएगा औसत चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर एक ट्रिक बना लेते हैं हम इसी चीज की, क्या ट्रिक बना लेते हैं, अच्छा यहां हमने क्या सीखा कि देखिए औसत का सूत्र यहां ये नहीं है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपको ये उत्तर नहीं करना, आपको उत्तर करना है कुल दूरी बटे कुल समय, और मैंने आपको प्रॉपर मेथड बता दिया। अगर देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ट्रिक शर्त के साथ लागू होगी। भाई ये फॉर्मूला तो आप किसी भी सवाल के लिए लगाना, लेकिन जो ट्रिक आप लिख रहे हो ना उसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, वो केवल तब लगेगी जब दो दूरियां समान हों, दो दूरियां समान हों, चाल अलग अलग हों। जैसे यहां वो ट्रिक फिट बैठ जाएगी, क्योंकि भाई जा उसी रास्ते पर रहा है, आ उसी रास्ते पर रहा है, तो दूरी समान है। तो औसत चाल का जो सूत्र है वो आप ये रटते हो एवरेज स्पीड का, कि भाई दो गुणा, दोनों चालों की गुणा, 20 और 30 दे रखी है ना, और दोनों चालों का जोड़, तो ये हो जाएगी 20 दूनी 40, 40 गुणा 30 और 20 और 30 50, इससे ये कट जाएगा 5 से 8 बार, और 8 दिया आ जाएगा 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो आ गया। तो ये ट्रिक से कर लो चाहे मेथड से कर लो, बट ट्रिक का ये है कि वो तभी लगेगी जब दो दूरी हो, दूरियां समान हो, चाल अलग अलग हो, लेकिन मेथड को तो कहीं भी लगा लो। आगे आपको बात समझ में, बताइए। किशन बाबू भाई मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो औसत चाल का कंसेप्ट समझ आ गया, ट्रिक कब लगानी है, फॉर्मूला कब लगाना है, सब समझ आ गया होगा उम्मीद है। एक बार फटाफट हम सब करेंगे कि ठीक है भैया इतना मुझे समझ में आ गया है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो एक अगली क्वांटिटी पर चलते हैं, और बस दो चीज़ें हमें और पढ़नी है और 1D मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम 2D मोशन पे चल सकते हैं, द्विविमीय गति पर चल सकते हैं। बताइए बताइए क्या दिक्कत है शिवानी गुड़िया, मुझे समस्या बताइए कि भैया जी ये बात नहीं समझ में आ रही है, एक बात ये बता दीजिए, मैं बिल्कुल उस बात को 2 या 3 बार भी दोहराऊंगा। बहुत बढ़िया मेरे साथी, बहुत अच्छे। चलिए अगला देखें। अब देखिए, अगर मान लीजिए, एक सेकंड रुको, इसको मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ मैंने लिख दी।
अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो वेग है, देखो ध्यान से सुनना, पहले हम कहाँ थे? विस्थापन। विस्थापन को हमें हमने समय के साथ देखा वेग, अब हम वेग पे आ गए। वेग का मतलब क्या है कि मान लो मेरी बाइक जो चल रही है, मैंने बाइक चलाई और पूर्व दिशा में चला रहा हूं। देखो, जब समय के साथ विस्थापन बदल रहा था तो वेग आ गया, लेकिन अगर मैं वेग को भी समय के साथ बदल दूं, यानी कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर ऐसे करूं, मतलब मैं समय के साथ वेग को कम ज्यादा करता रहूं, तो सुनो, तुम बोलते भी हो कि भैया एक्सीलेटर, बेसिकली सही शब्दों में एक्सेलरेटर होता है। तो जब किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होता है ना, यानी कि या तो वो तेज हो या धीमी हो, तो उसको हम कहते हैं जी इसमें आ गया त्वरण, इसमें आ गया एक्सेलरेशन। यानी कि जब आप देखते हो कि समय के साथ एक वस्तु का वेग कितना बदला, टाइम के साथ एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी बदली, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो आपको इस क्लास में ये कहा है कि हम इसको लगभग 12 क्लासेस में पूरा करेंगे। जनरली मेरी फिजिक्स 20 क्लास में पूरी होती है, लेकिन वो होती है जब मैं हाथ से लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता हूँ। तो 12 क्लास में जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ मैं समय की बचत ना लिखने में कर रहा हूँ। अगर कहीं किसी भी समय पर आपको ये लगे कि मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे 12 क्लास में ख़त्म करना है, तो वो आपकी बिल्कुल गलत फहमी होगी। आप मेरी कोई और भी क्लास खोल कर देख लेना, मेरे पढ़ाने का स्टाइल, कंटेंट का कंटेंट इतना ही देता हूँ मैं, मतलब इतना ही ज़रूरी है हमें, और मेरी स्पीड भी यही होती है। तो आप कोई ये ना सोचें, जैसे एक दो साथियों ने कहा कि भैया थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पीड ज़्यादा नहीं है, हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन ये तो बिल्कुल ना सोचें कि हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं इसलिए स्पीड ज़्यादा है। 12 में 15 भी क्लास लग जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं है, इतना तो समय हमारे पास है। 15 में 18 भी लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लगता हो कि स्पीड ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो कर लूँगा, लेकिन उसको उस चीज़ से मत जोड़िएगा, है ना। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे कहाँ स्पीड को अपने को कम करना है। भाई देखिए, मैं समझाने में तो खैर मेरे हिसाब से ठीक ही चल रहा है, बाकी जब हाथ से लिखने की बात आती है तो उसमें तो उतना समय लगता ही है, बाकी आपको पीडीएफ से पढ़ाने में पढ़ाता हूँ, है ना। तो मुझे आप बता दीजिए, देखिए, जब हम किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को, वेलोसिटी के चेंज को समय के साथ देखते हैं, तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं? त्वरण। देखो, मैंने आपको बताया कि नई परिभाषाएं क्यों बनती हैं। पुरानी दो राशियों के मिलने से एक नई तीसरी राशि बनती है। तो जब भी मेरा, देखो यार, अगर मोटरसाइकिल चल रही है, मान लो मुझे एक समय पर एक ही गति देखनी है, एक ही वेग देखना है कि भाई 20 पर चल रही है, तो ठीक है, चल रही है 20 पे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया, कितने समय में कितना वेग बदला, तो अब मेरी इंटेंशन दूसरी है। अब मेरी इंटेंशन है कि मैं वेग को समय के साथ देखूं, मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ देखूं, और उसी चीज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी चीज को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मतलब क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब एक बार तुम मुझे इनकी दो परिभाषाएं लिख के बताइए, फटाफट से बताइए, दो परिभाषाएं। अब इसमें ऐसा मत कहना अब मेरी हर चीज को आप ये कहो कि मैं तो समय बचाने के लिए करता हूं। आप मेरी किसी भी क्लास में चले जाइए, वो तो मैं आपसे ही लिखवाता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं कहूंगा इसकी परिभाषा क्या होगी, अभी इन चीजों को छोड़ देना। तो एक परिभाषा तो इसकी ये होगी कि एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। या आप ऐसे कह सकते हो कि जैसा कि हमने सीखा
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो आप साथियों ने लिखने शुरू कर दिए। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो दोनों परिभाषाएं इसकी बन सकती हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, बात आती है इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक होगा वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। पहले मात्रक निकाल लेते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, है ना। अच्छा ये जो सेकंड है ना, अभी इसका नहीं आया है, ये तो इसी में था भाई, वेग में ही तो मीटर पर सेकंड है। अब इस समय का सेकंड रखो तो 1 सेकंड और आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो, मतलब यहां ले जाते हो या यहां ले जाते हो, तो इसकी पावर -2 लिखनी पड़ेगी। और ज्यादातर ऐसी ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा या ऐसे पूछ लिया जाएगा। बताइए क्लियर है। राशि कैसी है, सदिश, क्योंकि वेग से मिलकर बन रही है, वेग एक सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश ही राशि है, ये भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। और इसकी विमा भी लिखना चाहो तो विमा के लिए देखो क्या याद रखना है, जो साथी विमा से घबराते हैं, देखो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इन तीनों की विमा मैं आपको बता देता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। मीटर के लिए एल लिख लो, केजी के लिए बड़ा एम, ऐसा नहीं है एम के लिए एम नहीं, बेसिकली ये लेंथ है, ये मास है और ये टाइम है, ये होती हैं विमा। तो इसके लिए क्या लिखना है, एम के लिए एल लिखना है और सेकंड के लिए क्या लिखना है, टी। तो हो गया एल टी की पावर -2, क्या हो गया, एल टी की पावर -2। बस ये हो गया विमा, ठीक है। तो ये इसके बारे में सारी चीजें हो गई। ये त्वरण का सूत्र हो गया, परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, राशि कैसी है और विमा कैसी है। अब इसका सूत्र और देख लीजिए, फॉर्मूला और देख लीजिए। देखिए सूत्र क्या है, मैं बोल दूंगा यार, इसका थोड़ा सा ना कलर यूनिफॉर्म रखें, क्योंकि यहां आते आते फिर हमें कलर का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है। कल से मैं इसका कलर चेंज करा दूंगा, है ना। देखिए अब इसका सूत्र कैसे बनाओगे, तो हमने कहा वेग का परिवर्तन। भाई देखिए विमा में अच्छे से सुन लो चाहे बुरे से सुन लो, जैसे एक साथी ने कहा कि भाई विमा अच्छे से बताओ, मैं कहता हूं आपने अपने मन में एक हवा बना रखा है कि विमा, जबकि विमा कुछ नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी मात्रक में मीटर दिखे तुम उसकी विमा एल लिखना, मात्रक में किलोग्राम दिखे उसकी विमा एम लिखना, मात्रक में सेकंड दिखे उसकी विमा टी लिखना। एम की जगह एल लिख दिया, सेकंड की जगह टी लिख दिया, जैसी पावर है वैसी लिख दिया, लिख गई विमा। अगर आपको अपने ऊपर यह भरोसा नहीं हो रहा हो कि इतनी जल्दी कैसे विमा लिखी जा सकती है, तो जी हाँ इतनी ही जल्दी लिखी जा सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये बता दो विमा क्या होती है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर तो हम पीएचडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट पे, उतने की जरूरत नहीं है। हो सकता 1 से 2 तो क्वेश्चन ही आने हैं, हो सकता है ये ना भी आए, और मैं वादा कर रहा हूँ इस बात से कभी सवाल नहीं आएगा कि विमा क्या होती है। वैसे तो विमा भी नहीं पूछता, बट चलो पूछ ले तो चलो ये लिख देना, ठीक है भैया। अब इसमें चाहे आप अच्छे से समझ लो चाहे बुरे से, इतना ही है इसमें समझने को, और कुछ है ही नहीं। ये हो गई इनकी डायमेंशन, ये हो गई इनकी विमा, ठीक है जी। अच्छा आगे देखिए, आगे इसका सूत्र देखो। देखिए हमने कहा वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन का मतलब या तो किसी वस्तु का वेग बढ़ सकता है भाई, या तो किसी वस्तु का वेग घट सकता है, दो ही चीजें तो होंगी। अब देखिए वेग घटने और बढ़ने में मतलब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं
कि वस्तु का पहला वेग क्या था और वस्तु का आखिरी वेग क्या है। तो ये फिक्स है, इस बात को याद रखना कि जो प्रारंभिक वेग होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको हम किससे दिखाते हैं, u से। और जो अंतिम वेग होता है ये फिक्स है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं v से। और अगर कोई तुमसे ये पूछे वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है। देखिए भाई, मान के चलो कोई मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी और उसकी गति मान लो बढ़ के 30 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ। तुम कहोगे इसमें से इसे घटाओगे, भाई तभी तो परिवर्तन निकालोगे। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक हमेशा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अब इस चीज को यहां सेट करके देखो एक बार, सूत्र मिल जाएगा आपको। मैं यहां लिख लेता हूं, चलो। त्वरण बराबर वेग का परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब है v माइनस यू, और समय का मतलब है t। तो सूत्र बन गया a बराबर v माइनस यू बटे टी। एक बार बताइए, थम्सअप करिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। हाँ 100% हो जाएगा। अगर एनडीए के बैच से आपने कवर कर लिया है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आप अपना समय मत खराब करिए। मैं आपको एकदम सही सलाह दूं, अगर एनडीए के बैच से आपने पढ़ ली है और समझ ली है, नोट्स हैं, याद है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ टाइम वेस्ट करने की। ठीक है भैया जी, अगर कंफर्मेशन है तो हम एक बार शुरू से रिवाइज करें कि हमने क्या सीखा है, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछिए। देखिए जी, आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने चैप्टर शुरू किया मोशन, और हमने ये सीखा कि मोशन हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, 1D और 2D। 1D को हमने शुरू किया, पहली राशि लंबाई पढ़ी, उसके दो रूप पढ़े, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी। फिर हमने सदिश सदिश का टच लिया, और विस्थापन और दूरी से ही बनने वाली दो राशियां पढ़ी, चाल और वेग। उसके बाद हमने चाल का एक प्रकार पढ़ा, औसत चाल। और उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे गए जिसका नाम है त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से दिखाते हैं, और तमाम चीज़ें हमने त्वरण से संबंधित सीखी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो। देखिए, त्वरण कब आता है, ये बात अपने मन में बिठा लो कि त्वरण तब आता है जब वस्तु का वेग बदलता है। अगर वस्तु का वेग नहीं बदल रहा समय के साथ में तो कोई त्वरण नहीं आएगा। मतलब अगर आपने अपनी बाइक के एक्सेलेटर को यहाँ रोक लिया, बस बाइक चल रही है 30 की स्पीड पे, तो 30 की पे चल रही है, तो कोई त्वरण नहीं आएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने या ब्रेक लगाए, कम किया, वेग बदला, वेग परिवर्तित किया, वेलोसिटी चेंज की, तो त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब सुनिए, अगर आपने वेग को बढ़ाया, यहां त्वरण नहीं आएगा, यहां पे आएगा वेग। अगर आपने वेग को बढ़ाया तो त्वरण जो है वो धनात्मक होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो धनात्मक होगा। इंक्रीज इन वेलोसिटी, हरीश बाबू मत करो यार ये सब। और अगर आपने वेग को घटाया, यानी कि डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो त्वरण आपका माइनस में आ जाएगा। और माइनस के त्वरण को हम मंदन कहते हैं, यानी कि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में से, रिटार्डेशन कहते हैं। तो देखो, अगर आप कहते हो वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है, त्वरण तो दोनों जगह आएगा। लेकिन अगर वेग बढ़ेगा तो प्लस का त्वरण आएगा, वेग घटेगा तो माइनस का त्वरण आएगा, और माइनस के त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं, यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज फिनिश कर लेते हैं। ये हमारे त्वरण तक कंप्लीट हो गया। अभी हमारा 1D मोशन नहीं कंप्लीट हुआ है, 1D मोशन को हमें आगे कल करना है। ठीक है जी, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना आपको सिखाया जा रहा है, ऑन रिक्वेस्ट प्लीज़ आप एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ताकि चीज़ों को आगे सीखने में और कोई दिक्कत आप सभी को ना लगे। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।